ऑल्दो हमने स्टार्ट करना तो सेल्स टैक्स से है, लेकिन सेल्स टैक्स से स्टार्ट करने से पहले भी हमें थोड़ा बहुत बेसिक नो हाउ चाहिए कि टैक्स होता क्या है, टैक्स ईयर क्या होता है। तो इसलिए हम चैप्टर 4 करेंगे बेसिक्स का, उसके बाद हम आई गेस कल इंशाल्लाह हम सेल्स टैक्स जो है वो स्टार्ट करके बैठे होंगे। तो इसको देखें चैप्टर 4 को, चैप्टर 4 है क्या नहीं है, इसको डिस्कस करते हैं। चैप्टर 4 जो है हमारा, इसमें से इस अटैम्प्ट में आपको कंफर्म क्वेश्चन आना ही आना है। चेंजेस लास्ट जो हुई थी वो इसी चैप्टर में हुई थी, तो इस अटैम्प्ट में जो कंफर्म क्वेश्चन है वो आपको इस चैप्टर में से आना ही आना है। और आई गेस जो आपको क्वेश्चन आएगा वो रेजिडेंट इंडिविजुअल का आएगा, उसके स्टेटस का क्वेश्चन इस अटैम्प्ट में सिनेरियो बेस में एग्जामिनर भाई साहब ने पूछना है। तो चैप्टर 4 बेसिकली इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि इनकम क्या होती है क्या नहीं होती, बिकॉज हमने बात की थी हमारे सिलेबस का जो 70% है वो किस पे बेस कर रहा है, वो इनकम टैक्स के ऊपर बेस कर रहा है। तो 70% हमारा सिलेबस जो है वो इनकम टैक्स का है। तो इसको सिलेबस बहुत बड़ा है, बट इसमें से कुछ एरिया ऐसे हैं जिसको अच्छी तरह कर लें तो आप बड़े ईजिली पेपर जो है वो अपना पास कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकम होती क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन जो है इनकम की क्या है कि इनकम में क्या कुछ शामिल होगा उसको हमने देखना है। लेकिन ये डेफिनेशन आपको याद करने की, इसको क्रैम करने की कतअन कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है कि क्या है और क्या नहीं है, बिकॉज जब आपका इनकम टैक्स कंप्लीट होता है आपको डेफिनेशन भी सारी की सारी ये याद हो चुकी होती है। तो इनकम में क्या कुछ शामिल होगा, इनकम में सबसे पहले आएगा कोई भी अमाउंट जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक टैक्स चार्ज हो रहा है जिस अमाउंट के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम इनकम कह रहे होंगे। मतलब सैलरी है, आप सैलरी कमाते हैं, सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, वो हमारी इनकम कहला रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी अमाउंट जो पे होती है आपको और उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है अंडर FTR, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहला रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लॉटरी जीत जेते हैं, कोई आप बॉन्ड जीत जेते हैं, आपको जब भी पे किया जाएगा उसमें से टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपको डिविडेंड मिलता है, उसमें से क्या होगा, टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है उसमें से टैक्स कट गया है, वो भी क्या कहलाएगी, आपकी इनकम कहला रही होगी। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने किसी भी अमाउंट को कह दिया कि ये इनकम है, तो ये भी क्या होगी, इनकम ही ट्रीट होगी। डिविडेंड है, रॉयल्टी है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपकी क्या कहलाती है, इनकम कहला रही होती है। और उसके अलावा जो लॉस ऑफ इनकम है वो भी हमारा क्या होता है, इनकम ही होता है। एक्चुअली लॉस का मतलब क्या है कि आपका रेवेन्यू जो है वो 1000 पे आया, आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो 1200 हो गए, नेगेटिव इनकम आपके 200 है ना, लेकिन हम इस पर टैक्स तो पे नहीं करेंगे, बट हम बताएंगे कि हमें 200 रुपये का इसमें लॉस हुआ है। ये होती क्या है, हमारी इनकम होती है। अब इनकम की तो हमें लग गया पता कि इनकम क्या होती है क्या नहीं होती। अब इनकम के सोर्सेज क्या हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इनकम हम कैसे कमा सकते हैं, इनकम कैसे अर्न कर सकते हैं, तो सोर्सेज है ना। पहला जवाब अगर ये हम नौकरी करेंगे, CA क्यों कर रहे हैं, फर्म्स खोलनी है अपनी, कोई नहीं। आप लोगों में से 99% लोग क्या होंगे, CA करेंगे, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, छोटा सोचेंगे ना। तो पहली क्या है इनकम आपकी, सैलरी के पहले पैसे हम कहाँ से कमा सकते हैं, सैलरी से कमा सकते हैं। कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे मुलाजमत कर रहे हैं, वहाँ से जो हमें पैसे मिलते हैं, वहाँ से जो हमें अमाउंट आ रही होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर हो रही होती है। सेकंड सोर्स जो है हमारा, डैट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आपके पास घर है, जायदाद है, उसको रेंट पे दे रहे हो, उससे प्रॉपर्टी कमा रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहला रही होगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका फॉर एग्जांपल CA में आए हैं और अटैम्प्ट लग रही है, आपने कहा हम बदला लेंगे ICAP से, और जाके ICAP के सामने आपने दुकान खोली समोसों वाली या रेडी लगा ली समोसों वाली, आप कारोबार कर रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, आपका बिज़नेस कहलाएंगे। या ख़वातीन जो हैं वो तो समोसे नहीं बेच सकती, वो CA ट्यूशन सेंटर खोल के बैठ जाती हैं बाजी बन के, तो वो भी पैसे कमाएंगी, क्या कहलाएंगे, कारोबार कहला रहा होगा उनका। उसके अलावा अगर आपके पास एसेट्स है, अगर आप अपने एसेट्स बेचते हैं, आपको किसी ने घड़ी तोहफे में दी, आपने घड़ी उठा के बेच दी, जो घड़ी बेच के पैसे आएंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके कैपिटल गेन में जा रहे होंगे। आपको घर दिया, घर बेच दिया, शेयर्स दिए गए, शेयर्स बेच दिए गए, आपको वैल्यूएबल आर्टिकल्स दिए गए, आपने वो उठा के बेच दिए, चीज़ें बेच के पैसे कमा रहे हैं ना, वो कहाँ जाएंगे, कैपिटल गेन्स में। और कुछ ऐसे पैसे जो कहीं भी नहीं जा रहे, मतलब
फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप आके एसबीआई से एक्सेस लेते हैं पोर्टल की 20,000 रुपये, बाकी आप इसको आके बेच देते हैं 5-5 हज़ार की 50 बच्चों को। तो 50,000 की बेची, 20,000 की लिया था, 30 का गेन हो गया। अब ना ये आपकी सैलरी है, ना ये प्रॉपर्टी है, ना ये बिज़नेस है, ना ये कैपिटल गेन है, कहाँ जाएगा ये? अदर सोर्स में, बिज़नेस में नहीं होगा ये। तो वो इनकम, वो रकम जो किसी भी हेड ऑफ इनकम में फॉल नहीं करती ना, वो कहाँ पे फॉल करेगी? अदर सोर्स में फॉल कर रही होगी। तो ये हमारे पास 5 सोर्सेज हैं, 5 ज़राए हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं। आप कोई भी इनकम का नाम लें, किसी भी इनकम का, वो इन 5 हेड्स में फॉल कर रही होगी। ट्राई कर लें, बताएं नहीं किसी इनकम का नाम। अदर सोर्स में एफबीआर वालों को आपके लीगल इलीगल से मतलब नहीं है, इनको इनकम से मतलब है। लीगल इलीगल कंसर्न है नैब का और एफआईए का, इनको है भाई पैसा। बताएं, लो एग्जाम्पल, कोई इनकम बोलो। ऐसे सम्मू बकम हो गए हैं जैसे कभी पैसे देखे ही नहीं है ज़िंदगी में, फर्स्ट टाइम नोट देख रहे हैं, पीके हैं सारे के सारे, नए गोले पे भी उतर के आ रहे हैं। पैसे नहीं कभी देखे, पैसे कभी सोचे नहीं कैसे कमाने हैं, तो ये क्यों कर रहे हो? ठेके पे ज़मीन देते हो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एग्रीकल्चर इनकम तो है ना, एग्जाम्प्ट है कि नहीं बोला सवाल, इनकम तो है ना प्रॉपर्टी में। और कभी पैसे नहीं कमाने ज़िंदगी में, कैसे कमाने हैं? फिल्टर लगा के, सवा लोड वाली याद आ गई। तो सवा लोड वाली के पैसे जो हैं वो भी उसके इनकम हम अदर सोर्स में जाएंगे। सर अगर किसी को लोन दिया और उससे इंटरेस्ट ले, अदर सोर्स बिजनेस इनकम, कोई एग्जांपल, कोई एग्जांपल इनकम की। सर बैंक तो यही करता है। मुर्दे निकाल के बेचने वाले क्या दें, कोई तो एग्जांपल दें, एग्जांपल इनकम की। गिफ्ट, गिफ्ट कौन सी इनकम होती है? तो जिसने दिया है ना पैसे, उसको पकड़ के चपेड़े मारे, और बाद में टैक्स वाले क्या करेंगे? अगर गिफ्ट दिया है रिलेटिव्स के अलावा, अम्मी अबू के अलावा, तो कहाँ जाएगा? अदर सोर्स में जाएगा। इनकम एग्जांपल, स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की है, ये इनकम है, उससे रिटर्न आना नहीं, तो अदर सोर्स एफडी डिविडेंड। एग्जांपल इनकम की। रात को रोज़ ख्वाब देखते हैं कौम, हम सुबह उठेंगे 2 करोड़ कमाएंगे, खाना बना रहे होंगे, इनको ख्वाब आ रहे होते हैं, प्लानिंग कर रहे होते हैं, वॉशरूम में बैठे होते हैं, पूरे प्लान बना रहे होते हैं, बिजनेस आइडियाज रोज़ बनाते हैं, सारे फ्लॉप हुए हैं। बताओ भाई कौन सी इनकम? सीधा कंपनी से पहुंच गए, लोकल का दुकान तो गड़ी खोलनी है। भाई टैक्स वो काट रहे हैं, वो काट के वो पे कर रहे हैं, तेरा बीच पे लिंक क्या है? ये लोन लेता है, सिम बंद करवा देता है बाद में जाके, फिर नई सिम निकलवा लेता है। डिफ़ॉल्ट इसने कंपनी कराई हुई है। इनकम बता, पैसे तूने पैसे कहाँ से कमाने हैं? तूने पैसे कहाँ से कमाने हैं बता? कौन सी कंपनी खोलेगा? पैसा सेल करोगे, इनकम आएगी, कहाँ रहेगी? बिज़नेस में। हाफिज़ साहब आपको क्या ज़रूरत है इनकम की? हाँ, सारा मुल्क ही आपके हाफिज़ों का, बताएं। रेंटे कार बिज़नेस, कारों का कारोबार कर रहे हैं आप? हाँ जी भाई, कंसल्टेंसी फर्म इकट्ठी रजिस्टर्ड करवाओगे बिज़नेस, अगर रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो अदर सोर्स में। हाँ भाई, स्मगलिंग जहाँ से बिलोंग करता है, ये छलांग मारते हैं, ऑडी ले जाते हैं पहाड़ से, इनकी तो मौजें इधर जाते हैं, ऑडी ले जाते हैं, यहाँ जाते हैं फ्राडो ले जाते हैं, फ्री में पार्ट्स में लेके आते हैं, वेल्डिंग करके बेच देते हैं। फ्रीलांसिंग, रजिस्टर्ड हो बिजनेस, नहीं रजिस्टर्ड अदर सोर्स। जुआ अगर पकड़े गए तो अदर सोर्स 10% फाइन के साथ। हाँ भाई, फॉरेन फंडिंग से इनकम है, वो इनकम नहीं है, वो इलीगल ट्रांजैक्शंस है। लेकिन अगर पकड़ी गई है तो जुर्माना होगा, जुर्माना पड़ेगा और आपकी अदर सोर्स का पार्ट बन जाएगा। ट्रेडिंग कौन सी वाली? हज़ारों ट्रेडिंग है। ऑक्टा एफएक्स कर रहा है तू, अदर सोर्स जो कहीं भी नहीं अदर सोर्स में जाएगा। नो सैलरी, छोटा ही सोचना है। बिल गेट्स से भी नहीं कहता कि गरीब होना वो गुनाह नहीं है, छोटा सोचना गुनाह है। रेंटल मतलब रियाज, इनकम प्रॉपर्टी। हाँ भाई,
इसे कहना सर देखें दुनिया यहाँ पे ख़त्म हो जानी है, क़यामत आने वाली है, जब मेरा कैफ यहाँ कैफ क्लियर यहाँ दज्जाल ने आ जाना तो क्या करना है पैसे कमा के है। अदर सोर्स बिजनेस, चलो जी बहुत सस्ता सोचते हैं, पैसे नहीं सोचते कहाँ से कमाना है। लक्ष्मी चिट फंड खोल लेते, 21 दिन पैसा डबल, वहाँ से पैसे आने, डबल शाह बन जो। चर्च इंपोर्ट बड़ा हैवी बिजनेस है, 2-2 करोड़ के दिन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही होती है दरे से। चले इनकम का लग गया पता ना, इनकम के हमारे पास ये 5 सोर्सेज हैं, इनमें से इनकम कमा रहे होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमने गवर्नमेंट को इस इनकम के बारे में बताना है कि हमने इस साल में कितनी इनकम कमाई है, हमने वो बताना है। उसके अलावा हमने गवर्नमेंट को ये बताना है कि इसके ऊपर टैक्स कितने। सो एक्चुअली गवर्नमेंट व्हाट रियली वांट्स कि उसको हम बताएं कि हमने कितनी इनकम कमाई है, तो उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए होगा ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। तो वो टाइम पीरियड हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अकाउंटिंग सीखते होंगे, पढ़ते होंगे। अकाउंटिंग में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं कितने अर्से के लिए बना रहे होते हैं, ईयर के लिए, 1 साल के लिए, उसे हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। सेम उसी तर्ज पे हम क्या करेंगे, टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, टैक्स की इनकम निकालेंगे। वो जो ईयर होगा, वो जो अरसा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, टैक्स ईयर कह रहे होंगे। तो टैक्स ईयर क्या है, ये वो बेसिकली पीरियड है कि इस अरसे की हमने क्या करनी है, इनकम कैलकुलेट करनी है, और उस इनकम के ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो टैक्स ईयर अनलाइक अकाउंटिंग 3 तरह का होता है। एक है हमारे पास नॉर्मल टैक्स ईयर, दूसरा है हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, और तीसरा है हमारे पास स्पेशल टैक्स ईयर। पास पेपर में सिर्फ टैक्स ईयर में से कोई 6 के करीब आपको सवाल मिलेंगे जो पास पेपर में आ चुके होंगे, इनके टाइप्स, इसमें से कंसेप्चुअली। तो इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर की। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है कि वो 12 मंथ्स का पीरियड जो 30 जून पे एंड होगा, उसे हम क्या कह रहे होंगे, हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। वो पीरियड जो 30 जून पे ख़त्म होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होंगे। इसका मतलब ये स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2023 पे, ख़त्म होगा हमारे पास जाके 30 जून 2024 पे। स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2021 पे, ख़त्म होगा जाके 30 जून 2022 पे। स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2025, ख़त्म होगा जाके 30 जून 2026। ये जो 12 महीने का पीरियड है, जो किस डेट पे एंड हो रहा है, 30 जून पे। जो किस पे एंड हो रहा है, 30 जून पे। जो किस पे एंड हो रहा है, 30 जून पे। इसे हम क्या कह रहे होते हैं, इसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर कह रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर पाकिस्तान में कोई बंदा भी रजिस्टर्ड होगा जाके FBR में, उसको नॉर्मल टैक्स ईयर ही अलॉट होगा। वो इन्हीं 12 महीने की क्या करेगा, अपनी सारी की सारी जो इनकम है वो कैलकुलेट करेगा। मतलब 1 जुलाई से लेके 30 जून तक कितने पैसे कमाए हैं कैलकुलेट करेगा, और उसके ऊपर कितना टैक्स बनेगा वो कैलकुलेट करके अपनी रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट को क्या करेगा, सबमिट करवा रहा होगा। तो क्या होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, क्या होता है, ख़त्म कब होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग डेट क्या है, एंडिंग डेट क्या है, 30 जून। वो टैक्स ईयर जो 30 जून पे ख़त्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। वो टैक्स ईयर जो 30 जून ख़त्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मल टैक्स ईयर कहेंगे। अब सवाल यह है कि इसको हमने डिनोट कैसे करना है, टैक्स ईयर कौन सा है। तो रिमेंबर जिस साल का जून होगा हम इसको उसी से शो करेंगे। ये होगा हमारा टैक्स ईयर 2024। ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2022। ये क्या कहलाएगा, टैक्स ईयर 2026। आगे कहेंगे, आगे है नहीं, चलिए आगे बताएं। टैक्स ईयर 18 क्या होगा, कब ख़त्म हो रहा होगा, कब शुरू हुआ होगा, बताएं। अगर पेपर में लिखा हुआ है टैक्स ईयर 2023, कब से कब तक का पीरियड है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा नॉर्मल टैक्स ईयर कहला रहा होता है।
क्लियर है ये? उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल टैक्स ईयर की। अब ये टाइम पीरियड है हमारा, हमने इस टाइम पीरियड पे अपनी इनकम कैलकुलेट करनी है, उसके ऊपर हमने क्या करना है, टैक्स पे करना है। अब कुछ लोग कहते हैं सर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब 30 जून तक का मतलब है कि हमने 30 जून को अपने अकाउंट्स क्लोज करने हैं, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं, हमारा सीज़न है। आप खुद बताएं, जिस फैक्ट्री में एसी बन रहे हैं, जून का मंथ उनके लिए पीक का होता है कि दिसंबर का मंथ पीक का होता है? तो उनके लिए क्या उस डेट के ऊपर अपने अकाउंट्स क्लोज करना पॉसिबल है? नहीं। बैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं है। वो क्या कहते हैं कि हम आपको टैक्स पे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, आपको टैक्स पे करेंगे। आपको टैक्स चाहिए पूरे साल का, पूरे 12 मंथ्स का चाहिए ना, हम आपको टैक्स जो है वो पूरे 12 मंथ्स का ही पे करेंगे। बट हम इस पीरियड को नहीं फॉलो कर सकते, हमें आप इसके अलावा कोई पीरियड दे दें। तो वो स्पेशल टैक्स ईयर क्या होगा? स्पेशल टैक्स ईयर इज़ अ टैक्स ईयर अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर। जो नॉर्मल टैक्स ईयर के अलावा है वो क्या होगा, आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। कैसे होता है कैसे नहीं होता उसको अभी हम देखते हैं, लेकिन अब क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैं ये फॉलो नहीं कर सकता, उसने कहा ठीक है। आपने कहा क्या चाहिए, आपने कहा जी मुझे 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक का दे दे, आपको 12 माह की इनकम ही दूंगा, टैक्स आपको 12 माह की इनकम पे जमा कराऊंगा, बट ये पीरियड मुझे कर दे, मेरे लिए क्या रहेगा, ईजी रहेगा। कहता ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। यहाँ फॉर एग्जांपल 1 मार्च को शुरू हुआ, ख़त्म होगा 28 फरवरी 2022 को। कौन सा टैक्स ईयर है ये? स्पेशल टैक्स ईयर है। शुरू हुआ 1 सितंबर 2023 को, ख़त्म होगा जाके 30 सितंबर 2024 को। क्या कहलाएगा ये? स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। आपका टैक्स रेट शुरू हुआ 1 नवंबर 2027 को, ख़त्म होगा जाके 31 अक्टूबर 2028 को। ये क्या कहला रहा होगा? आपका स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा। मतलब कोई भी टैक्स ईयर जो इन नॉर्मल के अलावा है वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कहला रहा होगा, वो हमारा स्पेशल टैक्स ईयर कंसीडर हो रहा होगा। इस चीज़ से एग्री करते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको डिनोट कैसे करना है? ये तो हमें लग गया पता कि भाई ये टैक्स ईयर 26 है, ये टैक्स ईयर 22 है, ये टैक्स ईयर 24 है, ये 23 है, लग गया। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसका कैसे फ़ैसला होगा, क्या इसका असूल याद रखिएगा। ईयर एंड के बाद, ये है ईयर एंड, ये क्या है? ईयर एंड। ईयर एंड के बाद देखें नेक्स्ट जून कौन से साल में फॉल कर रहा है। ये ईयर एंड हुआ 31 दिसंबर 2024 को। इस तारीख के बाद बताएं जून किस साल में आ रहा है? इसको हम फिर डिनोट करेंगे टैक्स ईयर 2025 से। ये ईयर एंड है। इस तारीख के बाद बताएं वेरी नेक्स्ट जून कब आ रहा है? इसे हम किससे डिनोट करेंगे? इस तारीख के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? इसे किससे डिनोट करेंगे? अब इस तारीख के बाद नेक्स्ट जून कब आ रहा है? तो ये क्या कहलाएगा? तो रिमेंबर, असूल क्या है? ईयर एंड होने के बाद वेरी नेक्स्ट जून जिस ईयर में फॉल कर रहा होगा, हम क्या करेंगे? उस साल से इसको डिनोट कर रहे होंगे। असूल क्या है? बोलो, सुम्मुम बुकमुम बोलो, क्या है? ईयर एंड के बाद किस के? वेरी फर्स्ट जून से, उससे क्या करेंगे? हम इसको डिनोट कर रहे होंगे। क्लियर? अब तीसरी हमारे पास टाइप है, इसे हम कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। देखिए ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को समझने के लिए ना आप जरा स्लाइड के ऊपर ही गौर करें, आपको ये समझ ट्रांजिशन, ये हमारे ट्रांजिशन कि अभी हम अगर नॉर्मल पे हैं तो नॉर्मल से हम जा रहे हैं स्पेशल पे, तो एक ट्रांजिशन हो रही है, एक तब्दीली आ रही है, एक स्टेट चेंज हो रही है। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी एक्चुअली क्या है? चेंज ऑफ स्टेट है।
क्या? फॉर एग्जांपल आप पहले टैक्स ईयर इस्तेमाल कर रहे थे, आप थे ओल्ड टैक्स ईयर में। ओल्ड आपका था नॉर्मल टैक्स ईयर, शुरू हुआ था 1 जुलाई 2023 को, ख़त्म हुआ था आपका जाके 30 जून 2024 को। ये था आपका टैक्स ईयर। कौन सा ये टैक्स ईयर कौन सा है? नॉर्मल टैक्स ईयर। ये आप एग्जिस्टिंगली इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें एग्जिस्ट कर रहे थे। इसकी रिटर्न जमा करवाएंगे। आपने कहा सर मुश्किल हो रही है, मुश्किल, हमें टैक्स ईयर चेंज कर दें। उसने कहा ठीक है, क्या चाहिए? आपने कहा जी हमें नया टैक्स ईयर अलॉट कर दें जो शुरू होगा 1 जनवरी 2025 से और ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2025 पे। ऑनवर्ड हम इसी पे करवाएंगे। ये क्या कहलाएगा आपका? स्पेशल टैक्स ईयर। उसने कहा ठीक है, आप पहले यहाँ पे थे, अब आप कहाँ पे चले गए हैं? यहाँ पे चले गए हैं। तो इन 12 महीने की आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे। इन 12 महीने कितने पैसे कमाए? गवर्नमेंट को क्या रिटर्न जमा करवाई जाएगी। उसके बाद मुस्तकबिल में ये जो है आप इसकी रिटर्न जमा करवाएंगे, कमाएंगे, जमा करवाएंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप गौर करें, फोकस करें, तो यहाँ से यहाँ तक एक पीरियड है 6 मंथ का। कौन सा है? 1 जुलाई 24 से ख़त्म हो रहा है 31 दिसंबर 24। ये क्या 6 महीने, इन 6 मंथ्स में पैसा नहीं कमाए होंगे, अर्निंग नहीं की होगी ना? तो क्या इसका हमें रिटर्न जमा नहीं करवानी? तो ये जो पीरियड है, जब हमने इस टैक्स ईयर से इस टैक्स ईयर पे स्विच किया, स्विच करने की वजह से जो ये गैप जनरेट हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। ये जितने महीने का भी हुआ, चाहे 1 महीने का हो, मिनिमम ये होगा 1 महीने का, मैक्सिमम हो सकता है 11 मंथ्स का। हम इसकी क्या करेंगे? सेपरेट रिटर्न फाइल करेंगे और इसका रिकॉर्ड हम सेपरेट दे रहे होंगे। और इसको भी कैसे डोनेट करेंगे? ये ईयर एंड है, इसके बाद नेक्स्ट कब आ रहा है? तो इसको हम 25 से क्या कर रहे होंगे? डोनेट कर रहे होंगे। ये 24 हो गया, ये 25, और ये किस में आ जाएगा? 26 में फॉल कर जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहला रहा होता है। तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है बताएं? तो क्या बोलो यार, क्या सुबह सुबह ऐसी, मैंने कल क्लास में एंटर होना कहना अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कबूर, वाइब्स ही वही है कब्रिस्तान वाली। बताएं क्या होता है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आता है, वो है कि टैक्स ईयर हमने चेंज किस तरह करना है। ये आई कैप का फेवरेट क्वेश्चन है। एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, एक ये कि टैक्स ईयर हमारा चेंज किस तरह से होगा, क्या प्रोसीजर है, उसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है। इसको भी रटा मारे होते हैं कुछ लोग, यदि क्रैम करेंगे मार्क्स मिलेंगे, समझें इसको। अब चेंज करने के लिए असूल क्या है याद रखना, कि सबसे पहले याद रखना है आपने कि कोई भी पर्सन नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर में जा सकते हैं। अभी हमने देखा नॉर्मल से स्पेशल में आप जा सकते हैं, या आप किसी भी स्पेशल टैक्स ईयर से किसी भी वापस नॉर्मल टैक्स ईयर में आ सकते हैं, अलाउ है आपको। या किसी भी एक स्पेशल टैक्स ईयर से आप किसी दूसरे स्पेशल टैक्स ईयर में मूव कर सकते हैं, ये आपको अलाउ है, आपको लीगली क्या किया गया है, अलाउ किया गया है। लेकिन उसका क्या करना पड़ेगा, आपको जो ड्यू प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले नंबर 1 आप जाएंगे, आप FBR के जो कमिश्नर है, आप क्या करेंगे? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, दरख्वास्त देंगे। दरख्वास्त होगी जी चेंज इन टैक्स ईयर की जो एप्लीकेशन है, आप उसको वो देंगे। इस दरख्वास्त में क्या करेंगे? आप अपनी कंपेलिंग नीड जो है वो शो करेंगे कि वाई यू रियली वांट टू चेंज टैक्स ईयर। ये तो नहीं ना बस दिल करा चेंज कर दे, नहीं, आपको प्रॉपर एविडेंसेस के साथ क्या करना पड़ेगा? ये अप्लाई करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और ये हम नहीं कर सकते, मतलब इंडिविजुअल्स के लिए ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन बिजनेसेस के लिए है, कंपनीज़ के लिए है। इंडिविजुअल जो है उसका टैक्स ईयर हमेशा क्या रहेगा? नॉर्मल ही रहेगा, उसका कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे? कंपेलिंग नीड शो करेंगे, बताएंगे कि आप क्यों चेंज करना चाह रहे हैं, क्या आपकी ज़रूरत है, बताएंगे। अब आपने दरख्वास्त जमा करवा दी,
अब दरख्वास्त किसके पास पहुंच गई है? कमिश्नर के पास। अब कमिश्नर के पास ऑप्शन है, या तो वो क्या कर लेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, या वो क्या कर लेगा, रिजेक्ट कर लेगा। ऑप्शन है नंबर 1, क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर वो दरख्वास्त आपकी एक्सेप्ट कर ले तो एक्सेप्ट करते साथ ही क्या करेगा, वो ऑर्डर इशू कर देगा कि ठीक है, डिपार्टमेंट में दे देगा ऑर्डर कि इस बंदे का फलाना एनटीएन नंबर है, इसका टैक्स ईयर आज से क्या हो गया, चेंज हो गया है, ये अपना ओल्ड रिटर्न ये जमा करवा देगा, फ्यूचर की रिटर्न ये जमा करवाएगा, ये इसका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, आज के दिन से इसका टैक्स ईयर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो या तो एक्सेप्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर इशू हो जाएगा। क्लियर है? मौजम शाहीन को लेके आना। नंबर 2, यहां क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा मुंह उठा के, वो क्या करेगा, रिजेक्ट करने के लिए भी पहले आपको बुलाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, कहेगा जी आ जाएं, बुलाएगा, सुनेगा, सुना दिया जी, रिजेक्ट, जाओ। तो ऐसे रिजेक्ट नहीं करेगा, प्रॉपर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, आपको बुलाएगा, आपको बुलाने के बाद फिर क्या करेगा, रिजेक्ट। कहेगा ये कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरा लगा तो सारे हाथ हिला दे, वो ये करेगा आपको, तो ये करेगा वो। लेकिन ये नहीं कहता कि जी आपने दरख्वास्त दी है, रिजेक्ट कर दिया, फ़ोन कर दिया जी हमने काट दिया आपकी दरख्वास्त। बुलाने के बाद, आपको पूरा सुनने के बाद आपको कहेगा, आपने साबित करना कि आपको क्यों चेंज करनी है, फिर ही क्या होगी आपकी दरख्वास्त एक्सेप्ट, अदरवाइज़ वो रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, अगर वो आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दे तो आप क्या करेंगे, उसके अगेंस्ट जाएंगे अपील में, और अपील करेंगे किसके पास जाके, सिर्फ एफबीआर के पास अपील करेंगे। एफबीआर का जो फैसला होगा वो बिल्कुल फाइनल होगा, उसके अगेंस्ट आप किसी भी कोर्ट में अपील में नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ याद रखिएगा कि समटाइम्स ना कमिश्नर ने आपको ऑलरेडी फैसिलिटेट किया होता है, मतलब उसने पहले से आपका टैक्स ईयर जो है वो चेंज किया हुआ है। अगर वो आपकी इस फैसिलिटी को विड्रॉ करना चाहे, वो इस फैसिलिटी को ख़त्म करना चाहे, मतलब उसने पहले ही क्या किया हुआ है, आपको स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो अलॉट किया हुआ था, वो चाहता है कि उसको ख़त्म कर दे फैसिलिटी को, तो ऐसे ही ख़त्म करेगा। सुबह उठा फ़ोन किया, नहीं ख़त्म, कैंसिल, तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म हो गई, बोलो पेंसिल, तुम्हारा टैक्स ईयर कैंसिल, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो फिर क्या करेगा, आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, कहेगा जी उठेगा, गले मिलेगा, निकल, कैंसिल कर देगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो दिस इज़ द वे कि आपका जो टैक्स ईयर जो है वो चेंज हो रहा होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, कमिश्नर को अप्लाई किया जाएगा कि आप टैक्स ईयर चेंज करना चाहते हैं, और आप पहले नीड शो करेंगे। कमिश्नर के पास ऑप्शन है, या तो वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, या वो क्या कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद रिजेक्ट करना होगा तो आपको बुलाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर ही क्या करेगा, आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इसको ज़रा जल्दी से रीड कर लें आप। हमें किसी के पास चैप्टर 4 की असाइनमेंट पढ़ी है इस वक्त, कोई कैप में मिलेगा, 2 से 3 दफ़ा उसने पास पेपर में पूछा हुआ है कि टैक्स ईयर चेंज किस तरह से होता है। क्लियर है, समझ आ गई है? इसको अपनी वर्डिंग्स में लिख दें, इससे मिलता आपको मार्क्स जो है वो पूरे मिल जाएंगे। तो ये सारी कहानी जो है वो हमारी टैक्स ईयर से मुताल्लिक थी जी। है तो उसने पहले आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलॉट किया हुआ था, वो कहता है जी आपने हमें बातें, पहले वो बातें एग्जिस्ट नहीं करती थी, आपने झूठ बोला था, उसने आपको पहले फैसिलिटी दी हुई थी, वो अब आपकी क्या कर रहा है, फैसिलिटी कैंसिल करने की बात कर रहा है, तो वो कैंसिल कर सकता है। तो उसके लिए पहले आपको बुलाएगा, कहेगा जी आपने हमें ये बताया था, बट मैटर ऑफ फैक्ट्स ये हैं, इसलिए हम आपको जो हमने आपको किया है फैसिलिटेट, वो क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो अब पागल है वैसे। सर जो जिस दिन वो कैंसिल करेगा उसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर से नॉर्मल टैक्स ईयर के दरमियान जो गैप होगा, ट्रांजिशनल हमारी
के लिए खुद से हमारे बगैर खुद से कर सकते चीज़? नहीं, इंडिविजुअल को तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा। इंडिविजुअल्स को तो चेंज करना ही नहीं है, ये सिर्फ कंपनीज का चेंज होता है या बिजनेसेस का होता है, और वो भी उनकी एप्लीकेशन के ऊपर। वो जाएंगे, अप्लाई करेंगे, अपनी बताएंगे इनको ज़रूरत क्यों है, फिर वो अगर सेटिस्फाई होगा तो करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं करेगा। तो पहला था हमारा टैक्स ईयर क्या होता है, वो तो लग गई समझ। अब टैक्स किसने पे करना है, ये हमें लग गया पता कि टैक्स इतने अरसे का पे किया जाएगा, ईयर ये तो हमारा लग गया पता। टैक्स पे करना किसने है, पर्सन ने। तो पर्सन क्या होता है उसको हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखना है कि पर्सन क्या है। पर्सन को जो है वो टैक्स में एक्सप्लेन किया गया है कि पर्सन का वर्ड अगर आपसे पूछा जाए मतलब क्या, कहेंगे बंदा, आदमी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं ना, इसलिए अगर पढ़े लिखे होंगे तो फिर आप कहेंगे कि सिर्फ बंदे को पर्सन नहीं कहते, बल्कि लॉ में पर्सन जो है वो एक्सप्लेन्ड है। पर्सन में क्या कुछ शामिल होगा, इंडिविजुअल, एओपी, पहले कंपनी करेंगे मेरी मर्जी है, फिर हम करेंगे एओपी, और एंड पे हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट। जहाँ पे भी टैक्स के अंदर अगर पर्सन का वर्ड लिखा हुआ आ गया तो उसका कतअन मतलब ये नहीं है कि हम आदमी की बात कर रहे हैं, बल्कि हम इंडिविजुअल की भी, कंपनी की भी, एओपी की भी और गवर्नमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो कलेक्टिवली इन सब की क्या की जा रही है, बात की जा रही है। जब भी हम किसका जिक्र कर रहे हैं, जब भी हम पर्सन का जिक्र कर रहे होंगे। अब इंडिविजुअल कौन होगा, मैन, शी, वुमन नहीं कहूँगा, बड़ा बदनाम हूँ पहले मैं। उसके बाद एओपी बीच में आ जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अब लॉ पे पढ़ के आए होंगे, पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो होती हैं वो इसमें आ रही हैं, कंपनी आ जाएगी, गवर्नमेंट्स इसमें आएंगी, जिसमें आपकी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसमें आ जाएगी। उसके अलावा जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं वो इसमें आती हैं, जो फॉरेन गवर्नमेंट्स की पॉलिटिकल सब डिविजन्स हैं वो इसमें आती है। मतलब लंदन गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट आ जाएगी। अब यूके के बाद लंदन की एक मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, वो भी इसमें आएगी। जो पब्लिक इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं, WHO, यूनेस्को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम इदारे भी जो हैं वो क्या करेंगे, वो इसमें कंसिडर हो रहे होंगे, वो इसमें आ रहे होंगे। आई कैप पर्सन है, नहीं यकीन, आई कैप हर अटेम्प्ट के 3 महीने बाद जो चपेड़े मारता है वो पर्सन ही मार सकता है, और वो दिल के ऊपर मारता है, इमोशनली, मेंटली, कि नहीं मारता चपेड़े। असली की गल कर रहे हो, अपनी कंसल्टेंसी कर रहे हैं। कौन कौन सा लग रहा है टैक्स, कौन सा, इनकम का, सेल्स का, कौन टैक्स लगा रहा है तू, रखने का, पालने का नहीं लगता। आप लाइसेंस वगैरह पे करते हैं, वो नहीं इसमें आता। तो इंडिविजुअल, ही या शी, उसके अलावा गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल या फॉरेन आ गई। अब बात करते हैं एओपी की। एओपी क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक तो वो है जो आप बिजनेस से पढ़ के आ चुके हैं, बिजनेस लॉ में, कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जिसमें क्या होता है, 2 लोग जो हैं वो मिलके अपने प्रॉफिट शेयर करते हैं और लॉसेस शेयर कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। वो तो इसमें आएगी। तो एओपी में क्या कुछ शामिल होगा, अ फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो भी क्या है, हमारी एओपी ही कंसिडर हो रही होती है। बिकॉज हिंदू फैमिलीज़ में कल्चर होता है कि वो बिज़नेस करती हैं, फैमिली ओन्ड बिज़नेस कर रही होती हैं, जिसमें उनका जो होता है सबसे बड़ा, उससे वो कर्ता कहते हैं। जो बाकी नीचे होते हैं छोटे ने क्या कहते हैं, धर्ता कहते हैं। तो जो टॉप होता है, बाबा जो मरने वाला होता है, पॉलिसी सारी वो बना रहा होता है, उसके फैसले के बगैर खांसी भी नहीं कर सकते आप। तो वो उनका एक पूरा होता है स्ट्रक्चर। अगर वो कोई फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस कर रहे हैं ना हिंदूज, तो वो क्या कंसिडर होगी, वो फर्म ही कंसिडर होगी टैक्सेशन पर्पस के लिए। उसके अलावा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी लीगल बॉडी आपने क्रिएट की एज अ फर्म, वो भी क्या होगी, यही ट्रीट हो रही होगी। उसके अलावा कोई भी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन जो किसी भी फॉरेन लॉ में आपने क्रिएट किया, मतलब यूके में आपने फर्म क्रिएट की है, तो यहाँ भी वो क्या कंसिडर होगी, फर्म ही कंसिडर होगी, बट डज नॉट इंक्लूड कंपनी। बट कंपनी इसमें नहीं आएगी। कंपनी के अलावा तमाम इदारे कहाँ जाएंगे, इसका पार्ट बन रहे होंगे। तो फर्म में क्या कुछ शामिल होता है, बोलें ज़रा, इसको लिखें, बोले क्या होता है शामिल फर्म में। फर्म में क्या कुछ शामिल है, एओपी में फर्म नंबर 1, नंबर 2 हिंदू फैमिली, नंबर 3 आर्टिफिशियल पर्सन, नंबर 4 एनी बॉडी,
फॉर्म अंडर फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। याद हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की। कंपनी क्या होता है? एक तो कंपनी वो है जो कंपनीज एक्ट में एक्सप्लेन की गई है, जो लॉ के मुताबिक है, हम वो नहीं मानेंगे। हम टैक्स पढ़ रहे हैं, हम कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे। हमने यहाँ पे बात करनी है कि टैक्स के पर्सपेक्टिव से कंपनी क्या होती है, उसको हमने देखना है। तो टैक्स के पर्सपेक्टिव से कंपनी क्या है, जो टैक्स में उसको डिफाइन किया गया है। अब वो डेफिनेशन क्या है कि कोई भी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी है, वो क्या मानी जाएगी? टैक्स में भी कंपनी मानी। हम बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैक्स वालों ने जो कंपनी एक्सप्लेन की है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो जो क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, वो भी क्या है? कंपनी है। उसके अलावा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जो स्मॉल कंपनी एक्सप्लेन की है, वो भी क्या होगी? कंपनी होगी। उसके अलावा पाकिस्तान में कोई भी बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म हुई है, वो भी हमारी क्या कहलाएगी? कंपनी कहलाएगी। पाकिस्तान में किसी भी कानून के मुताबिक कोई भी बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म हुई है, वो भी क्या है? हमारी कंपनी है। उसके अलावा जो मुदारबाज वगैरह होते हैं, वो भी हमारे कंपनी है। उसके अलावा कोई भी बॉडी जो पाकिस्तान से बाहर क्रिएट हुई है बट एज अ कंपनी, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी बॉडी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेट? रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना इनकॉर्पोरेट का, उसका मतलब क्या होता है कि एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। तो कोई भी बॉडी, कोई भी इदारा किसी दूसरे मुल्क में इनकॉर्पोरेट हुआ है, मतलब एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है कंपनीज के कवानीन के मुताबिक, तो वो यहाँ भी क्या होगा? कंपनी ही ट्रीट हो रहा होगा। जैसे गूगल LLC है, USA में एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आएगी तो क्या ट्रीट होगी? कंपनी। Amazon LLC है, वहाँ पे भी कंपनी है, यहाँ पे भी क्या होगी? कंपनी ही ट्रीट हो रही होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा इदारा, कोई भी ऐसी फॉरेन एसोसिएशन, ये पॉइंट कंसेप्चुअली पूछ सकता है 2-3 मार्क्स का सिनेरियो इस पॉइंट को, कि कोई भी फॉरेन एसोसिएशन, कोई भी गैर मुल्की इदारा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो उस कंट्री में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं, लेकिन जब वो हमारे मुल्क में आया, हमारे बोर्ड ने कह दिया बाया जनरल ऑर्डर या बाया स्पेशल ऑर्डर के ये इदारा हमारे मुल्क में कंपनी है, तो ये फिर क्या होगा? कंपनी ही ट्रेड होगा। अगर FBI ने किसी को कंपनी कह दिया तो वो क्या चलेगा? कंपनी ही चलेगा। उसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स, ये भी कंपनी का पार्ट बनती हैं। उसके अलावा जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पाकिस्तान में, फाइनेंस सोसाइटीज़, हाउसिंग सोसाइटीज़ वगैरह, ये भी क्या है? कंपनीज़ में आ रही होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये भी कंपनी में आ रही होती हैं। उसके अलावा जो ट्रस्ट वगैरह इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो भी किसका पार्ट बनते हैं? कंपनी का पार्ट बनते हैं। तो टैक्स में कंपनी का स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ब्रॉड है कि ये तमाम चीज़ें क्या हैं? कंपनी का पार्ट बन रही होती हैं। ठीक है। अब ये डेफिनेशन क्रैम नहीं करनी, पेपर में नहीं पूछेगा डेफिनेशन, हाँ इसमें से सिनेरियोस पूछ सकता है वो। तो इसको 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है कि क्या कुछ इसका पार्ट बनता है, और इस तरह के सवालों के लिए आपने तैयार रहना है, जो आगे जाके अभी हम डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना आगे कंपनी का, वो कंपनी की टाइप्स हैं। कंपनी के टाइप्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि आगे जाके इनकम टैक्स में आपका एक पूरा चैप्टर है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, उस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर वो कंपनी के टाइप्स के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो कंपनी की हमारे सिलेबस में ना 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पब्लिक कंपनी, और दूसरी है हमारे पास जिसे हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी। यकीन माने सबसे जो मुश्किल डेफिनेशन है ना आपके सिलेबस में, वो प्राइवेट कंपनी की है। अगर प्राइवेट कंपनी की आपको पेपर में डेफिनेशन आ गई, आपका नसीब ख़राब है, फिर अगली अटैम्प्ट की तैयारी कर लीजिएगा, बिकॉज इससे मुश्किल डेफिनेशन आपको पेपर में कभी नहीं मिल सकती। और ये जो कर गया वो समझे वो आइंस्टाइन है। क्या होती है प्राइवेट कंपनी? अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी इज़ कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। इतनी मुश्किल डेफिनेशन कर लोगे, मुझे डाउट है, अल्लाह आप लोगों का भला करे, शायद इतनी हिम्मत, इतनी इस्तकामत मिल जाए आपको कि आप ये याद कर लें कि क्या होती है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, तो पब्लिक कंपनी क्या है? अ कंपनी विच इज़ अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ पब्लिक कंपनी। पेपर में यही करना है।
पेपर में अगर है ना पब्लिक कंपनी क्या होता है तो आपने क्या लिखना है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज नोन एज अ पब्लिक कंपनी। फिर एग्जामिनर आपको बुलाएगा, आपको कॉल की जाएगी आई कैब के प्रेसिडेंट से, आपके लिए हम एक रखेंगे तकरीब पीएम हाउस में, हम आपका पीएम, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, तमाम ममालिक के सफारतकार बुलाएंगे, आपके इजाज़ में रखेंगे तकरीब, आपको तमगे देंगे और एंड पे आपको देंगे 21 तोपों की सलामी, और जब से तोप चलेगी आपको आगे कर देंगे और एंड पे आपको देंगे हम निशाने हैदर भी कि भाई तू कर क्या रहा है। प्राइवेट कंपनी तो है वो ठीक है, कैसी कंपनी, जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो प्राइवेट कंपनी है, बट पब्लिक कंपनी जो है वो एक्सप्लेन्ड है, उसका ये क्राइटेरिया है, अगर इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो वो कंपनी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहला रही होगी। तो ये आपने याद करना है, इसमें से सिनेरियोज भी आते हैं और इस पब्लिक प्राइवेट की बेसिस के ऊपर पूरा हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन का, वो बेस हो करता है। मतलब अगर कंपनी प्राइवेट है उसके शेयर्स की डिस्पोजल की टैक्सेशन चेंज हो जाती है, अगर कंपनी पब्लिक है उसके शेयर्स की जो टैक्सेशन है वो चेंज हो जाती है, रजीम पूरी चेंज हो जाती है। इसलिए इसका पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी क्या है और प्राइवेट कंपनी क्या है। अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद कैसे कर सकते हैं आप, या क्या क्राइटेरिया है। कोई भी ऐसी कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसका नाम है जी ABC प्राइवेट लिमिटेड, अगर मैं पूछता हूँ बताएं पब्लिक है प्राइवेट है, क्या फैसला करेंगे? एम प्राइवेट है भाई, पूरा रूल है, ये आपके सामने लिखा है असूल, इसके मुताबिक फैसला करेंगे। टैक्स के ऊपर कभी भी बाय द नेम फैसला नहीं किया जाता, टैक्स के ऊपर कभी भी बाय द नेम फैसला नहीं होगा, बेशक नाम में प्राइवेट लिखा हुआ है। हमने ये क्राइटेरिया देख रहे हैं। अब क्राइटेरिया क्या है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास है तो हम क्या कहेंगे, उसको पब्लिक कंपनी कहेंगे। मतलब अगर इसी कंपनी के 57% शेयर जो है अगर फेडरल गवर्नमेंट के पास हो तो कौन सी कंपनी कहलाएगी ये, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट तो नहीं रहेगी ना। तो कभी भी नाम पढ़ के फैसला नहीं करना टैक्स में कि पब्लिक है कि प्राइवेट है। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, KP के गवर्नमेंट के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास, सिंध गवर्नमेंट के पास, क्या कहलाई कंपनी, पब्लिक कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, एक कंपनी पाकिस्तान में है, इसके 60% शेयर जो है वो सऊदी गवर्नमेंट के पास है, तो ये कंपनी के आगे बेशक प्राइवेट लिखा हुआ है बट ये कंपनी कौन सी कंसीडर होगी, पब्लिक कंपनी कंसीडर होगी। या कोई भी ऐसे कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर किसी फॉरेन कंपनी के पास हो, लेकिन ये फॉरेन कंपनी 100% ऑन्ड बाय क्या हो, फॉरेन गवर्नमेंट हो, फिर भी क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहला रही होगी। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और वो कंपनी जो है ईयर एंड पे भी लिस्टेड रहती है। अब ईयर एंड हमारा क्या है, 30 जून। जो कंपनी 30 जून पे भी लिस्टेड रहेगी ऐसी कंपनी को हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी। एक कंपनी है पूरा साल लिस्टेड रही है, शेयर ट्रेड हो रहे थे, 28 जून को डिलिस्ट हो गई है, हम ईयर एंड क्या आया 30 जून निकाला, लिस्टेड थी नहीं थी, क्या हो जाएगी, प्राइवेट कंपनी कंसीडर हो जाएगी। और जो हमारे यूनिट ट्रस्ट वगैरह बने होते हैं वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, पब्लिक कंपनी में आ रहे होते हैं। तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन याद कैसे करेंगे, क्या होती है पब्लिक कंपनी, साथ साथ बोलना है मेरे, ऐसी कंपनी जिसके 50% और मोर शेयर हेल्ड हो बाय फेडरल गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी जिसके 50% और मोर शेयर किसके पास हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी जिसके 50% और मोर शेयर हो हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी जिसके 50% और मोर शेयर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी एंड दैट फॉरेन कंपनी इज होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तो क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी। या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर और वो ईयर एंड के ऊपर भी लिस्टेड रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी मान रहे होंगे। तो इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी कहला रही होती है। पब्लिक हमारे लिए ईयर एंड रेलेवेंट है।
यूनिट ट्रस्ट होता है, अपने पैसे वगैरह पूल करते हैं, ट्रस्ट बना लेते हैं, उसमें से आप फिर म्यूचुअल फंड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। ये इतना रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। ये आपको सवाल नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो इसको रीड करें 2 मिनट में, बताएं कौन सी कंपनी का क्या जवाब है। एक दफ़ा रीड करें इसको। अब है जी पहला कि ब्रीफली स्टेट विद द रीजंस। आपने विद रीजंस बताना है वेदर और नॉट यू कंसीडर द बिलो मेंशन कंपनीज टू बी अ पब्लिक कंपनी फॉर टैक्स पर्पस, कि जो उसने आपको कंपनीज के बारे में गिवन किया है क्या ये पब्लिक कंपनी है या नहीं है। तो क्राइटेरिया आपको पता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है, आपने बताना है पब्लिक कंपनी है कि नहीं है। कोई एक भी इनमें से फुलफिल हो गया तो क्या है, ये पब्लिक कंपनी है। तो है जी पहला, पीपीएल इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। पाकिस्तान में क्या हुई है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है, पाकिस्तान में क्या हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। यहाँ तक पढ़ के तो लग रहा है भाई ये कंपनी कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है, बिकॉज ये पॉइंट निकल गया है कि वो लिस्टेड तो हमारे मुल्क में नहीं है। उसके बाद है 59% ऑफ द शेयर्स इन पीपीएल, इस कंपनी के 59% शेयर आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड। इसका मतलब ये बात हो रही है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसके 50% ज़्यादा शेयर किसके पास हो, फॉरेन कंपनी के पास हो। अब आगे कहता है ये जो बीबीसी लिमिटेड है ये यूके की कंपनी है, बट यूके की गवर्नमेंट इसके 90% शेयर्स होल्ड कर रही है, 97%। हमने पढ़ा है कि फॉरेन कंपनी इज होली ओन्ड बाय, मतलब 100% शेयर किसके पास होने चाहिए, फॉरेन गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। यहाँ कितने शेयर्स हैं, तो ये कंपनी क्या कहलाएगी, बीपीएल प्राइवेट कंपनी कहलाएगी एज पर द दिस रूल। उसके बाद है एक्सवाईजी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेड है कंपनी जो क्या हो रही है, जिसके शेयर ट्रेड हो रहे थे फ्रॉम 1 अगस्त अंटिल 9 जून, ऑन विच डेट इट वॉज गॉट डी लिस्टेड। ईयर एंड हमारा क्या होता है 30 जून, डी लिस्ट कब हो गई है, तो क्या हो गई है, प्राइवेट कंपनी। उसके बाद अगला, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ केपीके होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड, अ कंपनी अंडर कंपनी ऑर्डिनेंस। एबीसी लिमिटेड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। बताएं पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक क्यों, बिकॉज क्लियर लिखा हुआ है कि 50% शेयर किसके पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, इसलिए क्या कहलाएगी हमारी ये पब्लिक कंपनी कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद है जी BRR इज अ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस। 41% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, 50% ऑफ द शेयर आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, 9% शेयर आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स, और ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड नहीं है। बताएं पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक कंपनी है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे हो रहा है कि 50% ऑफ शेयर्स किसके पास हैं, फॉरेन गवर्नमेंट के पास है, इसलिए क्या कंसीडर होगी, ये पब्लिक कंपनी कंसीडर हो रही होगी। अगला है जी ब्रीफली स्टेट विद द रीजंस वेदर एंडरसन इनकॉर्पोरेशन विल बी असेस्ड एज अ कंपनी फॉर पाकिस्तान फॉर टैक्स पर्पस इन रेलेवेंट ईयर। क्या हम एंडरसन इनकॉर्पोरेशन को कंपनी मानेंगे। कहता है जी एंडरसन इनकॉर्पोरेशन इज़ अ पब्लिक कंपनी, वह पब्लिक कंपनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर द लॉ ऑफ यूके, यूके में रजिस्टर्ड है,
और वो कानून था जी रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और पाकिस्तान में पिछले 50 साल से ऑपरेट कर रही है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो चला गया पाकिस्तान से बाहर। बताएं क्या पाकिस्तान में एक कंपनी के तौर पे ट्रीट होगी कि नहीं होगी? हमने अभी पढ़ा कंपनी के डेफिनेशन में कि कोई भी फॉरेन कंपनी अगर फॉरेन लॉ में एज अ कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड है ना, तो वो पाकिस्तान में क्या होगी? कंपनी ही ट्रीट हो रही होगी। तो एज पर द डेफिनेशन क्या है, वो हमारी कंपनी ट्रीट हो रही होगी। सो स्पेशल ईयर के एंड पे लिस्टेड होना चाहिए लाजमी। ट्रांजिशन के बीच में नहीं आएगा। अच्छा, आगे हमारे पास रह गया आखिरी, ये है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि हम समटाइम्स, ये क्लियर है? कंपनी के टाइप्स और उससे जो रिलेट कर रहे हैं सिनेरियो वो क्लियर है, ये याद हो जाएगा। इसमें इस तरह के सिनेरियोज आते हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसमें कोई मसला है तो बताएं। सब तो क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, मतलब उन इदारों की जो प्रॉफिट सीकिंग के लिए काम नहीं कर रहे, वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। वो क्या होते हैं उनको देखते हैं। मतलब आप अगर कोई इदारा खोलना चाहते हैं एज अ वेलफेयर, एज अ चैरिटी, तो क्या क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल करने के लिए? वो है स्प्रिंग 2020 में सवाल इसमें से आ चुका हुआ डॉक्टर जमाल के नाम से 5 नंबर का, कि अगर आप कोई NPO के तौर के ऊपर रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो बताएं कौन सा क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे। तो उस पर हमने ये 4 बातें लिखनी थी कि इंडिविजुअल के अलावा, रिमेंबर इंडिविजुअल के अलावा, मतलब AOP और कंपनी जो है एज अ NPO के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकती है। AOP और कंपनी जो है एज अ NPO के ऊपर रजिस्टर्ड हो सकती है अगर वो इन तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल कर ले। वो कंडीशंस क्या है? नंबर 1 कि ये इस्टेब्लिश हुई हैं, बनी हैं रिलीजियस, एजुकेशनल, चैरिटेबल पर्पस के लिए, इन मकासद के लिए आप इनको बना रहे हैं, और आपने रेलेवेंट लॉ जो भी है था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, सेक्शन कंपनी लॉ का आई थिंक 42 है, उसके मुताबिक आपने उसको एज अ NPO के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया है, और जाके आपने टैक्स के कमिश्नर से अप्रूवल ली है, उसने आपको सर्टिफिकेट इशू कर दिया एज अ NPO का। लेकिन साथ ये भी कह दिया गया है कि आप इस इदारे के प्रॉफिट्स को, इस इदारे के रेवेन्यूज़ को, इस इदारे के एसेट्स को अपने पर्सनल गेंस के लिए, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इन तमाम कंडीशंस को फुलफ़िल कर देंगे तो आपका इदारा क्या कहलाएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहला रहा होगा। क्लियर है? एमेचर स्पोर्ट, वो खेल जो भी नए आ रहे हैं जो आप उसको प्रमोट करना चाहते हैं, जैसे कबड्डी इस तरह हो गया, इस तरह के। ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं। ये किसके पास नहीं है? नहीं रहना, जिनके पास डिस्ट्रीब्यूट तो कर दो, जिनके पास नहीं है सिर्फ बाकी मुझे दे देना। जल्दी करो, जिनके पास नहीं है उसको बता देना, एक दफ़ा हाथ रेस करके वो उनको दे देगा फिर। ठीक है, उसको 2 क्यों दी है? वो बाकी मुझे पकड़ा दो, मुझे दे दो बाकी। मैंने पूछा भी था, इसके ऊपर आंसर ना लिखे हैं वो देनी है, कि प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा टैक्स ईयर हो गया, क्या होता है क्या नहीं होता,
हमने वो डिस्कस कर लिया। हमने पर्सन को डिस्कस कर लिया कि पर्सन क्या है, इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी एंड गवर्नमेंट की बात कर ली, कंपनी के टाइप्स, और हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लिया। आगे चलते हैं। अब हम टैक्स किसके ऊपर लगना है? इनकम के ऊपर। अब इनकम के कुछ सोर्सेज हैं, कुछ ज़राए हैं जहाँ से हम क्या कर रहे होते हैं, इनकम जो है वो कमा रहे होंगे। उन सोर्सेज के बारे में हमने बात करनी है और उनसे हमने देखना है क्या नहीं है। मतलब टैक्स को जियोग्राफिकली, लोकेशन के हिसाब से ना हमने डिवाइड किया अपनी इनकम को। इनकम को हम क्या कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। हमारे पास दो तरह की इनकम है, दो तरह के सोर्सेज से हम कमा सकते हैं। एक हमारी क्या कहलाती है, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, और दूसरी हमारी क्या कहलाएगी, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कहला रही होगी। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये वो इनकम है जो हमने पाकिस्तान से अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान से कमा रहे हैं। आप जॉब कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपका बिज़नेस पाकिस्तान में, कारोबार पाकिस्तान में है, एसेट्स पाकिस्तान के बेचे हैं, यहाँ से कमा रहे हैं, वो है आपकी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम। और दूसरी है हमारी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। वो क्या है, हमने यहाँ से नहीं कमाए, हम बाहर से कमा के लेके आ रहे हैं। नौकरी बाहर की है, कारोबार बाहर है, प्रॉपर्टी बाहर है, फ्लैट बाहर है, घड़ी बाहर बेची है, तो वहाँ से जो पैसे आ रहे हैं हमारे, वो मेरी क्या कहलाती है, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कंसिडर हो रही होती है। अगर टैक्सेबिलिटी की बात करें तो रिमेंबर, पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, हमेशा टैक्सेबल होती है। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हमेशा टैक्सेबल है। अगर जो पाकिस्तान से पैसा कमाओगे उसके ऊपर आपने पाकिस्तान के अंदर टैक्स देना ही देना है, ठीक है। कुछ एग्जेम्प्ट्स हैं इनकम, वो जाके पढ़ने में कौन सी होती है, लेकिन पाकिस्तान में से जो पैसे कमाए जाएंगे वो हमेशा क्या होते हैं, टैक्सेबल होते हैं। बट व्हाट अबाउट फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम, जो हम बाहर से पैसे कमा के लेके आते हैं, क्या वो टैक्सेबल हैं या नहीं है? फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम की जो टैक्सेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, एक क्राइटेरिया के ऊपर, और वो है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। मतलब जो पर्सन रेजिडेंट होगा पाकिस्तान का, उसकी फॉरेन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और जो पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा उसकी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम हमेशा क्या होती है, टैक्सेबल होती है, चाहे वो बंदा रेजिडेंट है, चाहे वो बंदा नॉन रेजिडेंट है। पाकिस्तानी इनकम जो है वो हमें क्या होती है, वो हमेशा टैक्सेबल होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्टेटस। लेकिन फॉरेन इनकम किसकी टैक्सेबल होती है, सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट की। जो नॉन रेजिडेंट है उसकी फॉरेन इनकम कभी भी टैक्सेबल नहीं होती। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिडेंट, यहाँ का मकीन, यहाँ का रिहायशी, यहाँ का रहने वाला। जो यहाँ का रिहायशी है, नेशनैलिटी नहीं लिखा हुआ, ये लिखा कि पाकिस्तानी होगा, आईडी कार्ड नहीं लिखा हुआ, डोमिसाइल नहीं लिखा हुआ। किसकी बात की गई है, नेशनैलिटी की बात नहीं की गई। किसकी बात कर रहे हैं, रेजिडेंट होने की, कि जो रेजिडेंट होगा उसकी फॉरेन इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। अब पर्सन है, अब पर्सन हमारे पास 4 हैं। अब कौन सा पर्सन कब रेजिडेंट होगा, ये हमने जो है क्राइटेरिया अब सीखना है। रिमेंबर, सबसे आसान जो है वो गवर्नमेंट का है। जो हमारी हुकूमत है ना, वो रेजिडेंट ही है हमेशा। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मुलाजमीन, वो हमेशा हमारे क्या हैं, वो हमेशा हमारे रेजिडेंट ही होते हैं, वो कभी भी नॉन रेजिडेंट नहीं होते। हमारी हुकूमत है, यहाँ पे बेस कर रही है, यहाँ पे मुश्तमिल है, तो ये क्या होंगी, हमारी हुकूमत हमेशा रेजिडेंट ही कंसिडर हो रही होगी। क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा, इंडिविजुअल के ऊपर आएगा, एओपी के ऊपर आएगा, या कंपनी के ऊपर आएगा कि वो रेजिडेंट कब होगी और कब नहीं होगी। तो रिमेंबर, हम हर टैक्स ईयर के लिए क्या करेंगे, फॉर ईच टैक्स ईयर हम इसको डिटरमिन करेंगे। हम हर टैक्स ईयर में ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई पर्सन रेजिडेंट है या नहीं है। अगर रेजिडेंट हुआ तो उस टैक्स ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी, अगर रेजिडेंट नहीं हुआ तो उसकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो हर टैक्स ईयर के लिए हम 2023 में देखेंगे, 2024 में देखेंगे, 2025 में देखेंगे। माइट भी एक पर्सन जो है वो 22 में रेजिडेंट था, 23 में ना हो सकता है। बट हमने क्या करना है, हमने
हर साल के लिए इसको डिटर्मिन करना होता है कि कौन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट नहीं है। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या है और क्या नहीं है। इसे हैंग हो गया है। रेजिडेंट से मुराद जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहा है वो उसके नाम पे है या फिर रहाइश, पाकिस्तान में रहाइश से ये हैंग हो गया। नेशनलिटी से रिलेवेंट है? नेशनली रेलिवेंट है। आप बिल गेट्स को लाओ यहाँ पे गवाह कर लो रेजिडेंट है वो। हाँ, आप यहाँ का पीएम बाहर एक्सपोर्ट कर दो, बिठा दो भाई 2 सालों के लिए, वो कौन हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो ये रेजिडेंट स्टे पे डिपेंड कर रहा होता है। ये काम क्यों नहीं कर रही? तो ये हमने सारी बात कर ली है कि एक पर्सन जो है वो फॉरेन टैक्स ईयर क्या हो सकता है, रेजिडेंट हो सकता है, अगले साल जो है वो नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर साल के लिए उसका स्टेटस जो है वो डिटर्मिन करेंगे और जो रेजिडेंट होगा उसकी फॉरेन इनकम जो है वो उस साल क्या होगी, टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसको हमने लेके चलना है। अब हमारे पास पर्सन है, 4 पर्सन है। गवर्नमेंट जो है वो हमारी हमेशा क्या होगी, रेजिडेंट ही होगी। हमने बात करनी है इन पर्सन की कि ये रेजिडेंट कब होती हैं और कब नहीं होते, इनको हमने यहाँ पे डिटर्मिन करना है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के। इंडिविजुअल्स मतलब मैन, वुमेन, ये कब रेजिडेंट होंगे, इसके बारे में हमने क्या करनी है, अब यहाँ पे डिस्कशन करनी है। इसमें चेंजेस आई हैं इस अटैम्प्ट में, इसमें से सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इस अटैम्प्ट के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। रूल चेंज यहाँ पे हुआ था, इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि इंडिविजुअल जो है कब रेजिडेंट होगा। आप फोकस करें स्क्रीन पे, आपको समझ आ रहा है कि जो चीज़ें हाईलाइटेड की गई हैं वो 3-4 बातें हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। रिमेंबर, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी एक टैक्स ईयर में 183 डेज़ या उससे ज़्यादा का स्टे कर दे, किसमें? एक टैक्स ईयर में। एक टैक्स ईयर में अगर उसका स्टे 183 डेज़ या उससे ज़्यादा हो गया है तो हम क्या कहेंगे, उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल मानेंगे। और अगर वो इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो फिर उस साल के लिए अगर उसने कोई भी फॉरेन इनकम कमाई होगी उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे रिमेंबर क्या लिखा होता है, टैक्स ईयर। तो जो भी टैक्स ईयर होगा आपने इसमें देखना है 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023, ये टैक्स ईयर है। इस टैक्स ईयर में आपने देखना है कि इसका स्टे 183 डेज़ या उससे ज़्यादा है कि नहीं। वो कंबाइन भी हो सकता है, वो ऑन ऑफ भी हो सकता है, आ रहा है जा रहा है, इधर बैठा हुआ कभी उधर जा रहा है। हमने बस देखना है कि साल शुरू हुआ इस तारीख को, साल ख़त्म हुआ इस तारीख पे। इस एक साल में क्या इस बंदे का स्टे 183 दिन या उससे ज़्यादा है कि नहीं है। अगर हुआ तो ये रेजिडेंट है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। और रिमेंबर, ये हर टैक्स ईयर पे ईयर एंड तक आपने काउंट करना होगा, ईयर एंड तक। वो ना हो एक बंदा आया इस ईयर में और पाकिस्तान गया छोड़ के 2 अगस्त 2023 को, और आप अगर इस डेट तक काउंट करेंगे तो वो गलत है। हमने कब तक काउंट करना होगा, ईयर एंड तक काउंट करना होगा। अगर एक ईयर में उसका स्टे 183 डेज हो गया तो वो क्या है, रेजिडेंट है। जो आप कह रहे हैं ऑन ऑफ मतलब कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस नहीं है, नहीं, बस उस साल के अंदर उसके टोटल डेज इतने होने चाहिए। कुछ दिन आ रहा है, कुछ दिन जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, वो रेलेवेंट नहीं है। उसके अलावा जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है, जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है ना, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद है, चाहे उसकी पोस्टिंग बाहर कर दी गई है, बैठा हुआ है बेल्जियम के किसी सफारत खाने में, यहाँ का मुलाजिम है, क्या रहेगा, रेजिडेंट ही रहेगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई रूल, कोई कानून, कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है। अगर कोई सरकारी मुलाजमीन है ना तो वो क्या रहेंगे,
वो हमेशा रेजिडेंट रहेंगे। कुछ याद रख, ठीक है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्या रहेंगे, हमेशा रेजिडेंट रहेंगे, बेशक वो यहाँ मौजूद नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आया, पोस्टिंग बाहर हो गई 3 साल के लिए, 3 साल बाहर बैठा रहा पाकिस्तान से, बट वो क्या रहेगा, रेजिडेंट रहेगा। बिकॉज क्यों, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। हाँ, सरकारी मुलाजमे सारे आते हैं। उसके बाद है ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज़ द एडिशन। इसके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये पॉइंट है सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के लिए। किसके लिए, पाकिस्तान शहरियों के लिए, जिनके पास नेशनैलिटी है, जिनके पास यहाँ का डोमिसाइल है, जो गुमनामियों की ज़िंदगी बसर करने के लिए निकल गए हैं, ये उनके लिए है। ये क्या है, उनके लिए क्या कि अगर कोई पाकिस्तानी शहरी, फिर कह रहा हूँ, इस अटेम्प्ट में ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट अटेम्प्ट में चेंज हुआ, लास्ट अटेम्प्ट में ये टेस्ट नहीं हुआ था। इस अटेम्प्ट में इंडिपेंडेंट 4 नंबर का 5 नंबर का सिनेरियो उसमें से आ जाएगा। सुने ध्यान से कि अगर कोई भी पाकिस्तानी शहरी है, वो पाकिस्तान में तो मौजूद नहीं है और हमारे मुल्क के अलावा किसी भी कंट्री का वो रेजिडेंट नहीं है, मतलब किसी भी कंट्री में उसका स्टे 182 डेज़ नहीं हो रहा, या किसी भी कंट्री का वो रेजिडेंट नहीं हो रहा, मतलब पाकिस्तान चला गया छोड़ के, कुछ अरसा फ्रांस में बैठा, बीवी को लेकर चला गया था, कुछ अरसा बैठा बेल्जियम की सड़कों पे, कुछ अरसा दुबई के रोड क्रॉस करता रहा, कभी मरीना वॉक कर रहा है, कभी बुर्जुमान पे वॉक कर रहा है, मतलब वो घूम रहा है, फिर रहा है, 3 माह वहाँ पे 3 माह यहाँ पे, और वो कहता है डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डॉन किसी का भी रेजिडेंट नहीं हो रहा। अगर वो पर्सन किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं हुआ, किसका है, हमारा है, हम नहीं छोड़ेंगे। आप हमारे यहाँ फिक्र ना करें, आप कहीं के भी जाएंगे, आप किसके होंगे, आप हमारे कंसिडर हो रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो पाकिस्तानी शहरी जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और हमारे मुल्क के अलावा भी किसी कंट्री के रेजिडेंट नहीं हो रहे, मतलब फिर रहे हैं, तो वो किसके होंगे, वो हमारे रेजिडेंट ही ट्रीट हो रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दिस इज़ द पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो क्या हो सकता है आपको इस अटेम्प्ट में पूछा जा सकता है। अगर वो बाहर ही घूम रहे हैं और 182 डेज में वो रेजिडेंट पाकिस्तान का हो गया, टैक्स किस चीज़ पे देगा? फ़ॉरेन इनकम अगर कोई कमाई उस साल में बाहर के दौरान कोई फ़ॉरेन इनकम कमाई ना, कोई बेल्जियम का आइलैंड बेच दिया, फ़ॉरेन इनकम तो है ऑस्ट्रेलिया का, तो उस पर टैक्स देगा यहाँ पे। ये परमानेंट रेजिडेंट हो जाएगा? परमानेंट तो है नहीं, हर साल हम चेंज देख रहे होते हैं, परमानेंट नहीं होता ये। अब ये 183 डेज़ जो हमने डेज़ काउंट करने हैं, ये डेज़ कौन कौन से हैं, डेज़ काउंट का फॉर्मूला क्या है, कौन कौन से दिन इसमें आएंगे, कौन कौन से इसमें डेज़ नहीं आएंगे, उसको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो रिमेंबर, डेज़ काउंट में जो आपका डे ऑफ अराइवल है पाकिस्तान में, मतलब जिस दिन आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो भी डे काउंट होगा, डे ऑफ अराइवल। आप पाकिस्तान में आते हैं, आप इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस करते हैं, स्टैंप जब लग जाती है, जिस डेट के ऊपर स्टैंप लग गई एंट्री की, वो डे जो है आपका काउंट होगा। फिर जो डे ऑफ डिपार्चर है, पाकिस्तान जा रहे हैं छोड़ के, जब आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगती है एग्जिट स्टैंप, वो भी डे काउंट होगा। आप सुबह आए शाम को चले गए, तो वो जो पार्ट ऑफ डे है वो भी क्या होगा, काउंट होगा। आपने फ़्लाइट पकड़ी यूएई से, 1.25 घंटे में कराची लैंड किए, वहाँ मीटिंग अटेंड की और शाम को वापस चले गए यूएई में, तो वो डे भी जो है क्या होगा, काउंट हो रहा होगा। उसके अलावा पाकिस्तान में आप मौजूद होते हैं किसी भी पब्लिक हॉलीडे के लिए, या आप क्या कहते हैं पाकिस्तान में कोई हॉलीडे स्पेंड कर रहे हैं, ईद की छुट्टियां मनाने चला गए हैं, त्यौहार मनाने आ गए हैं, वो भी जो है क्या होंगे, काउंट हो रहे होंगे। आप यहाँ पे आए काम के सिलसिले में थे, इवेंट्स आ गए, इवेंट्स पे आप यहाँ पे स्टे करने बैठ गए हैं, वो भी क्या होंगे, इसमें काउंट हो रहे होंगे। जो आपने बताया कि 2-3 घंटे के लिए आया, वो आवर्स में काउंट होगा या डे डे पूरा एक दिन काउंट होगा वो।
पार्ट ऑफ अ डे पूरा डे काउंट होगा। हाँ, बस ये काउंट नहीं होता, वो है इन ट्रांजिट डे। जो डे इन ट्रांजिट है ना हमारा, वो काउंट नहीं होता। डे इन ट्रांजिट क्या होता है? आपकी फ़्लाइट कंट्री ए से उठी, जानी कंट्री बी में थी, उसका तेल ख़त्म हो गया, कहाँ लैंड हो गई? पाकिस्तान में लैंड हो गई। यहाँ कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, यहाँ पे उतरनी थी, प्लेन चेंज होना था, फिर ले ओवर होने के बाद आपने जाना था। तो ये जो डे इन ट्रांजिट होगा ना, ये बस काउंट नहीं होगा, इसके अलावा वाले काउंट हो रहे होते हैं। उसके अलावा अगर कंट्री के अंदर आ जाए, हाँ, कंट्री के अंदर आ तो भाई ये रिपोर्ट हमने हवा में बनाया हुआ, कंट्री में ही होता है। डे इन ट्रांजिट काउंट नहीं होता कभी भी हमारा। उसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में मौजूद है, जिसकी कोई भी एक्टिविटी वगैरह जो है वो इंटरप्ट हो गई है, मतलब धरना हो गया, लॉकडाउन लग गया, स्ट्राइक्स हो रही हैं, तो वो फंस गए यहाँ पे, तो वो भी क्या होंगे? डेज इसमें काउंट हो रहे होंगे। अगर उसको बीमार हो गया है, मतलब पाकिस्तान आया, कोविड हो गया, क्वारंटीन कर दिया, काउंट होंगे। पाकिस्तान आया, एक्सीडेंट हुआ, कोमे में चला गया, जब तक कोमे में रहेगा, यहाँ पे पड़ा रहेगा, डेज काउंट करेंगे। लीगली है, इलीगल कोई चीज़ नहीं है। मतलब बिल गेट्स को इंपोर्ट करते हैं, गाड़ी मार देंगे, कोमे में रहेगा, यहाँ रख देंगे। बिल गेट्स के जो भी फॉरेन इनकम आएगी उस पर हम टैक्स लगा देंगे उसका। टेक्निकली कर्जा उतारने का नया फॉर्मूला। तो ये हमारे सारे डेज जो हैं वो इसमें काउंट हो रहे होते हैं। कोई बंदा पाकिस्तान जेल में, तो रेजिडेंट है वो, जेल हमारी है, इधर ही मौजूद है, यहाँ भी गंदा खाना खा रहे होते हैं, आलू गोश्त, तो सारे बीच में आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास है। हाँ, हमारे पास 5-10 मिनट कि थक गए हो फोर्थ? सर अगर कोई वो सफीर है किसी मुल्क का यहाँ पे, वो नहीं होता। सफारतकार बीच में एग्जाम्प्ट है। सफारतकार उस कंट्री के रेजिडेंट है। जैसे हमारा सफारतकार, रहते तो इधर ही हैं, हमारा सफारतकार कहाँ बैठा हुआ है? बेल्जियम में, यहाँ का रेजिडेंट है। लंदन में। हमारा सफारतकार कहाँ बैठा हुआ है? लंदन में। कहाँ का रेजिडेंट है? जहाँ का रेजिडेंट है वो। तो उनके भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके भी यहाँ बैठे हुए हैं, बट वो वहाँ का रेजिडेंट है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट मिलेंगे, ख़त्म कर लेते हैं इसको 5 मिनट में। कि ख़त्म, आप लोग ख़त्म हो गए हैं। ऐसे शक्लें देख लो ना, जाओ, बेहतर है। हाँ, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, कल यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कल हम इंशाल्लाह सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कोई असाइनमेंट्स दी हैं, ये असाइनमेंट्स कल हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। इसका रिमेनिंग एरिया रह गया, वो कोई 20 मिनट का एरिया है, वो ख़त्म करने के बाद कल हम स्टार्ट करेंगे सेल्स टैक्स। कल टेस्ट होगा और क्लास के बाद टेस्ट होगा। सेल्स टैक्स याद रखिएगा, सेल्स टैक्स का जो एरिया है वो 30 नंबर का है। उस पर हमारे गालिबन 2 हफ्ते हैं सेल्स टैक्स के एरिया पे, और वो 2 हफ्ते अगर आप टका के सेल्स टैक्स करके ग्रिप हो गया, आपका पेपर पास है। मतलब फर्स्ट चैप्टर ही है। तो कल हम सेल्स टैक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा फिर।